अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं, कुछ रहनुमा सियासत भी छोड़ चुके हैं, लेकिन कई ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने मुख्तलिफ पार्टीज़ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मिसाल के तौर पर पंजाब में जहांगीर खान तरीन ने IPP पार्टी बनाई, कई रहनुमा वहाँ चले गए और परवेज़ खटक साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस नाम की एक पार्टी बनाई है, जिसमें तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमा शामिल हुए हैं। अब मामला यह है कि परवेज़ खटक साहब इमरान खान पे सिर्फ 9 मई की जिम्मेदारी नहीं डाल रहे, बल्कि माजी के जो सियासी फैसले थे इमरान खान के, उसकी भी जिम्मेदारी वो इमरान खान पे डालते हैं कि वो एक डिक्टेटर के तौर पे फैसला करते थे, किसी से मुशावरत नहीं करते थे और अगर पार्टी को नुकसान पहुंचा है तो उनकी सियासत की वजह से पहुंचा है। तो क्या वजह है कि परवेज़ खटक साहब, जो कि पार्टी के 5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, 3.5 साल तक वजीर दिफा रहे, लेकिन तमाम तर जो जिम्मेदारी है पार्टी फैसलों की वो इमरान खान के ऊपर डाल रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे, जो सियासी हालात हैं उन पर भी बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और साबिक वजीर दिफा और PTI के चेयरमैन परवेज़ खटक ने। परवेज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त जो सियासी हालात हैं उन पर भी बात करेंगे, जो आपके इख्तलाफात हैं इमरान खान से उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल अंसार अब्बासी साहब की एक खबर थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आया तो अपनी हुकूमत बचाने के लिए इमरान खान साहब एक्सटेंशन देना चाहते थे जनरल बाजवा को, और पैगाम आपके जरिए भी भेजा गया जनरल बाजवा को कि वो इनडेफिनेट एक्सटेंशन ले लें। अब इमरान खान तो इस हवाले से कहते रहे हैं कि हमारी हुकूमत के खिलाफ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो हमें लग रहा था कि PDM जमातें जो हैं वो एक्सटेंशन देना चाहती हैं जनरल बाजवा साहब को, तो हमने भी ये उनसे कह दिया कि अगर एक्सटेंशन का ही मामला है तो हम दे देते हैं। क्या ये ऐसा ही मामला था या कुछ और था, और क्या पैगाम लेके आप गए थे? जी हाँ, मैं ख़ुद 2 दफ़ा जनरल साहब के पास गया और हमने ऑफ़र की, लेकिन इनडेफिनेट वाली बात गलत है। ये तो अनपढ़ जाहिल ही बात कर सकते हैं। इनडेफिनेट कानून में कोई इनडेफिनेट है ही नहीं, एक एज लिमिट है, उसका साल रहता था। हमने उनको ऑफ़र दी थी, इमरान खान ने मुझे भेजा कि उनको एक्सटेंशन देंगे, लेकिन उस वक्त पानी सर से गुजर चुका था। इट वॉज टू लेट। बाजवा साहब ने इनकार कर दिया उस ऑफर को। उन्होंने कहा इस वक्त मैं अब तैयार नहीं हूँ, मेरे फ़ौज में इख्तिलाफ पैदा होगा और मैं फ़ौज में इख्तिलाफ नहीं लाना चाहता। सही है। अब ज़रा मुझे बताइएगा, क्योंकि आप तकरीबन 3.5-4 साल डिफेंस मिनिस्टर रहे, आप चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अगर कोई पहला बड़ा ओहदा किसी को दिया तो वो आपको दिया, आपको चीफ मिनिस्टर बनाया। इवन वो वज़ीर आज़म खुद भी आपको चीफ मिनिस्टर 5 साल रखने के बाद बने हैं। तो क्या ऐसा हुआ कि इतने करीबी साथी आप हर कमेटी में, चाहे मुज़ाकराती कमेटी हो, इवन हुकूमत जाने के बाद जो 7-8 रुकनी कमेटी बनाई उसमें आपका नाम उन्होंने दिया और आप उनको मुकम्मल तौर पे छोड़ के चले गए, उनके पॉलिसीज़ पे, उनकी सियासत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, आपने नई पार्टी बना ली, क्यों? देखिए, बात यह है कि मुझे अगर कोई ओहदा दिया गया, मैं उसके लिए काम किया, मैंने मेहनत की और मैं ऐसे ओहदे पर घर बैठे बिठाए नहीं आया। मेरी कारकर्दगी थी, मेरा MNAs के साथ राब्ते थे, मेरा पार्टी में एक नाम था, मैं धोखा झूठ नहीं बोलता, लोगों का मेरे पर एतमाद था। अगर मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया तो कोई एहसान नहीं था, उसको कोई इरादा नहीं था। जब उन्होंने देखा कि 100 में से हम 35 सीटें जीते, कोई हमारे ऐसा नहीं था कि उसको पार्टी इसको 50 तक ले जा सके। मेरे पास आज़ाद मेंबर्स थे, उनको मैंने पार्टी में शामिल करा। सारे मेरे दोस्त थे, पुराने इलेक्टेबल्स थे, जो मैं पार्टी में उस बाद में उनको शामिल कराए। वो तो चाहता ही नहीं था कोई लीडर बन जाए, बातें खाली करता है, कहानियाँ डालता है कि इंस्टीट्यूशन बनेगी, ये PTI ने नीचे से लोग आएंगे। लेकिन मैं तो वहाँ देखा, वहाँ तो डिक्टेटरशिप थी, वहाँ जो चमचागिरी करता था उसी का काम चला था, वो मजबूरी थी उसकी। और फिर 5 साल हुकूमत को, बड़ी मुश्किल हुकूमत को मैंने चलाया, सबको साथ लेकर चला, रिफॉर्म्स की, बेहतरीन हुकूमत की, गुड गवर्नेंस दिखाया, सूबे में एक रिकॉर्ड हुकूमत की। और उसके वो सारे इलेक्शन कैंपेन में जो हमने सूबे में किया, जो रिफॉर्म लाए, सेहत कार्ड लाए, बिलियंस ट्री सुनामी लाए, पुलिस को बेहतर किया, एजुकेशन में रिफॉर्म लाए, उसी बेस पर सारे इलेक्शन लड़ते रहे। पुलिस आपने इतने सालों में ये महसूस किया कि वो डिक्टेटर है, जो चमचागिरी करता है वो आगे चला जाता है। आप कह रहे हैं इमरान खान की अपनी कोई ना इनपुट थी, ना उनकी कोई परफॉर्मेंस थी, सारा काम तो आपने किया, परफॉर्म आपने किया। तो फिर इतने साल तक आप पार्टी में बैठे क्यों रहे? क्या सिर्फ ओहदे की वजह से बैठे रहे? क्योंकि जो अलहदगी आपने इख्तियार की, अपनी पार्टी बनाई है, वो तो 9 मई के बाद बनाई है ना। देखिए, ओहदा कोई चीज़ नहीं होती। मैं जब इलेक्शन हुआ 2018 में, तो मुझे तो उन्होंने सदर पाकिस्तान का ओहदा ऑफ़र किया, मैं इनकारी हो गया। मैंने कहा मैं ये नहीं करता, मैं सियासत करना चाहता हूँ। मेरे से तो वादा किया था कि तुम्हें इंटीरियर मिनिस्टर बनाऊँगा। इस तरह खड़े होकर
एक लीडर मर्द जब हाथ में लाता है, शेक हैंड करता है कि मेरा वादा है कि तुम इंटीरियर मिनिस्टर, वो उसमें बैकआउट हो गया। तो झूठे वादे करता था, इस्तेमाल करता था। फिर उसने सदारत का मुझे ऑफ़र दी। मैंने कहा आप मुझे सियासत निकालना चाहते, सदर का बहुत बड़ा होता होता, लेकिन मैं सीट के लिए फिर डिफेंस मिनिस्टर डॉक्टर आरिफ अलवी को सदर बनाने से पहले आपको ऑफर की थी? जी आप पूछ सकते हैं। मुझे ऑफ़र की, फिर असद कैसर को ऑफ़र की, वो इनकारी हो गया, फिर अलवी साहब को बनाया। फिर मुझे डिफेंस मिनिस्टर जब ऑफ़र की तो मैंने कहा मुझे पता है इसने खुदी लाइन मुझे लगाना चाहता है, लेकिन अल्लाह का काम है कि मैं डिफेंस मिनिस्टर बना, मेरे अच्छे ताल्लुक़ बन गए अपने आर्म फोर्सेस के साथ। मैंने वहाँ अपनी इज़्ज़त बरकरार रखी, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। वो तो मुझे ख़त्म करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि कोई इस पार्टी में उठे, जो उठता है उसकी टांगें काटता है, क्योंकि अजीब सी लीडरशिप है। हम तो चाहते हैं कि नीचे से लोग आए और वो आगे बढ़े, इस मुल्क की खिदमत करें। ये तो किसी को नहीं, ये अपने जो असद उमर है, शाह महमूद है, जितने लीडर्स हैं, मैं गवाह हूँ कि किसी पर एतमाद नहीं था। हमेशा कहता था इस ख्याल करना इसमें ये एतमाद का बंधन, ये किसी पर एतमाद ही नहीं करता, उसको दोस्त ही कोई नहीं, पार्टी में किसी को इज्जत नहीं देना चाहता, अपने अलावा उसको दुनिया में कोई नजर नहीं आता। वाली बात तो आखिर में दुरुस्त साबित नहीं हुई, क्योंकि जो देरीना साथी थे वो भी छोड़ के चले गए, जो शुरू से पीटीआई में थे वो भी चले गए, आपकी तरह जो लोग बाद में आए जिनको बड़े ओहदे मिले उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं अगर वो ये समझते थे कि इन पे एतमाद नहीं किया जा सकता क्योंकि मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ देंगे, तो वो तो सही साबित हुए ना इसमें। फिर नहीं, वो किसी पर एतमाद नहीं करता, मेरे ख्याल में अपने बच्चों पर भी एतमाद नहीं करता। कोई मुझे बता दें, मुझे एक बंदा बता दें कि इस मुल्क में किसी पर अपनी पार्टी में एतमाद कर, कोई आके खड़ा होकर बता दे। वही लोग जो गालियां देते हैं, वही लोग जो गन मचाते हैं, वही लोग जो करप्ट होते हैं, अभी भी वही करप्ट लोग उसके साथ हैं। बड़े बड़े हमारे सूबे के जो आप देखते हैं ना, जिसको बड़े बड़े ओहदे दिए, इससे ज़्यादा करप्ट कोई नहीं थे। मैं नाम नहीं बोलना चाहता, लेकिन सारे सूबे को पता है कि करप्ट कौन थे और करप्ट कौन नहीं थे। वही करप्ट आज लड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने माल पैदा किया है, उनका कहीं और जगह ही कोई नहीं है, उनको कोई घास भी नहीं डालेगा। तो वही गंदे लोग, अभी भी गालियां देने वाले लोग, बकवास करने लोग, वही खड़े हैं। शरीफ लोग नहीं खड़े हुए, जो शरीफ लोग थे, जो गाली गलोच नहीं करते, जिनको माँ बाप ने सिखाया हुआ है कि बड़ों की इज़्ज़त करना और ज़ुबान से इस्तेमाल कर, वो लोग अब नहीं खड़े। उनके साथ वही लोग खड़ा है जो गालियाँ देता है, तकरीर में गालियाँ देता है, उसको तहज़ीब ही कोई नहीं। ये कैसा लीडर है जिसने अपने बच्चों को तहज़ीब ही नहीं सिखाया, सिर्फ गाली गलोच सिखाया। गाली गलोच से क्या होता है? इंशाल्लाह इलेक्शन आएगा, ये जो इतना हवा आप लोगों ने बनाया कि केपी में, ये केपी में इंशाल्लाह ऐसा सबक इसको इलेक्शन में मिलेगा कि याद करेगा। मैं निकला ही इसलिए हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त चले 9 मई के हवाले से बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया कि इमरान खान की पॉलिसी गलत थी और इस तरह के फौजी तनसीबात पे हमले नहीं होने चाहिए थे, लेकिन आप तो उनकी माजी की पूरी सियासत पे तनकीद कर रहे हैं, ख़ासतौर पे जैसे अभी आप कह रहे हैं कि गाली गलोच कल्चर, ये कल्चर, लेकिन इसमें तो आपने उनका भरपूर साथ दिया है। मैं मिसाल दे देता हूँ, 2014 का धरना था, उसमें आपने देखा कि जो आपके लोग वहाँ पर आए, आपने बतौर चीफ मिनिस्टर धरने में शिरकत की, डी चौक को आपने बंद किया। 2016 में जब फेडरल कैपिटल को बंद करने की बात थी तो आप खाना बशाना थे इमरान खान के, आप यहाँ अटक पुल तक आ गए थे। बाद में 2 हेलीकॉप्टर आए और उन्होंने जो है वो बचाव किया, वरना शायद एक सूबे का वजीर आला और वफाक की हुकूमत के दरमियान उस वक्त झगड़ा होने लगा था। 25 मई लॉन्ग मार्च को देख लें, आप सारा काफिला लेकर आए खैबर पख्तूनख्वा से, आप जीप पे बैठे थे, वो मनाजिर तो देखे। तो ये जितने धरने की सियासत थी, इंतशार की सियासत थी इमरान खान की, उसमें आप तो साथ थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे हर मौके पर। एहतजाज करना तो पार्टियों का हक है, हम जब उस वक्त एहतजाज किया उसके भी कोई रीज़न थे। जब मैं इस्लामाबाद लेकर आया तो उसके भी अपने रीज़न थे। तो मैं ये कहता हूँ कि एहतजाज हक है, हम एहतजाज कर सकते हैं मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़। वज़ीर आज़म के बाहर हम एहतजाज करते हैं, वज़ीर आला के बाहर थे, गवर्नर हाउस जा सकते, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप जाके अटैक कर दें फ़ौजी तनसीबात पर? ये तो हमें कभी नहीं बताया गया। सीनियर लीडर्स को मैं इस पे हल्फन कहता हूँ, कोई सीनियर लीडर को नहीं पता था कि इमरान खान गिरफ़्तार होगा और हमला फ़ौज के ऊपर होगा। ये बिल्कुल एक अलग टीम बनाई हुई थी, हमें अंधेरे में रखा हुआ था। मैं ख़ुद परेशान हो गया उस शाम को कि ये क्या हो गया यार, कहीं हम प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं गए, चीफ मिनिस्टर हाउस नहीं गए, गवर्नर हाउस नहीं गए, सारे के सारे उधर ही। GHQ जाना इस मुल्क की बेइज्जती नहीं है? दुनिया में हमारी
क्या शर्मनाक बात है कि पाकिस्तानी लोग आ गए और GHQ पे हमला कर दिया, पाकिस्तानी लोग निकल आए कोर कमांडर पे हमला कर दिया। खट्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो 9 मई को हुआ बिल्कुल तो गलत हुआ, गलत लेकिन हुआ क्या तो उसकी गलत हुआ, जिम्मेदारी, उसकी सजा मिलनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी क्या उस वक्त के KPK के सदर पे नहीं आती, यानी कि आप पे नहीं आती, या इसलिए आप पे जिम्मेदारी नहीं आती क्योंकि आप पार्टी से आप लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं? नहीं, मेरी जिम्मेदारी ये थी, मुझे तो कभी नहीं, मैं तो मेरे आप जब मैं लोगों को कॉल देता था मेरा वो सुन लें, या मैं लिख कर देता था कि पुरअमन एहतजाज के लिए हम निकलेंगे फ़लानी जगह। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप निकलेंगे और GHQ पे हमला करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा कि आप कोर कमांडर के घर पे हमला करें। हमने कभी नहीं कहा कि फ़ौज पे हमला करो। हम तो ये कहते थे कि एहतजाज हमारा हक़ है, एहतजाज के नहीं को पुरअमन एहतजाज। मेरे हर दफ़ा की स्टेटमेंट आप देख लें, मैंने पुरअमन एहतजाज की बात की। लेकिन जब पुरअमन से ये इंतशार फैल गया, क्योंकि वो 1 साल इस मुल्क में इंतशार फैलाता रहा, सारी ये लोगों को फौजी हिप्नोटाइज तस्कीबात और फौजी जगहों पे हमले हुए वो बिल्कुल काबिल मजम्मत है। लेकिन परवेज खटक साहब, आपने कहा इससे पहले हम जब एहतजाज करते थे पुरअमन थे। 2014 के धरने में, लेकिन 2014 के धरने में पार्लियामेंट पे हमला हुआ, PTV पे हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटकाई गई। 2016 मैंने जिसका जिक्र किया, आप आ रहे थे इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने, एक सूबे का वजीर आला आ रहा था इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने, झड़पें हो रही थी उस वक्त। पुरअमन एहतजाज तो पहले भी नहीं हुए ना, जिसमें आप भी क़यादत कर रहे थे। देखें बात सुने, लेकिन वेकिन कुछ नहीं होता, एक ही होता है। अगर आप फ़ौज के ख़िलाफ़ जाते हैं, लेकिन वेकिन आगे कुछ भी नहीं। अगर हम असेंबली के बाद कोई असेंबली पे हमला कोई नहीं हुआ, वहाँ अगर वहाँ पर लोग दिन रात रह रहे थे, किसी ने कपड़े लटका दिए, हमने तो नहीं किए। वहाँ पर कोई असेंबली के अंदर कोई नहीं घुसा, लॉन में अगर बैठ गया तो कौन सा हमला हो गया? मतलब वो पुरअमन एहतजाज था, कोई ऐसी बात नहीं थी। तोड़-फोड़ हुई, वो रियासती इदारे नहीं है? देखिए, उसको मुझे पता है उसमें कौन इन्वॉल्व था, हम लोग नहीं इन्वॉल्व थे। मैं तो KP हाउस में सोया हुआ तो पता चला, मैं निकला था PTI पे हमला। हमारा कोई PTI का बंदा नहीं, वो जो दूसरे हमारे साथ एक पार्टी थी जो ये इंतशार फैलाना चाहती थी, उन्होंने किया होगा। PTI वालों ने उस वक्त नहीं किया, क्योंकि हम कंट्रोल रखते थे, हम उनको समझाते थे कि हमने कोई गलत काम नहीं करना। परवेज खटक साहब, हम आपसे ये कह रहे हैं और ये तवक्को रखते हैं कि जैसे आप बिल्कुल हसास हैं कि GHQ पे और दूसरी जगहों पे हमला होना गलत है, इसी तरीके से PTV पे हमला होना, पार्लियामेंट पे हमला होना, ये भी काबिल मजम्मत है। लेकिन आप एक चीज़ की मजम्मत करते हैं, दूसरी चीज़ की नहीं करते। बिल्कुल, मैं मजम्मत करता हूँ उसके, मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। लेकिन सियासत में ऐसे एहतजाज होते हैं, कई दफ़ा हुए कई मुल्कों में, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना था कि फ़ौज पे किसी ने हमला किया। ये मुल्क कैसा मुल्क है? दुनिया हम पे हंसती है, हमने दुनिया के सामने बेइज्जत किया अपने मुल्क को, अपने फ़ौजी इदारों को, फिर भी हम लेकिन वेकिन करते हैं। कमाल है। वैसे मैं जब TV देखता हूँ हैरान हो जाता हूँ। लेकिन इस हवाले से नहीं कह रहे कि ये आप गलत कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब आप क़यादत करते थे उसमें भी गलत था। अगर वफाकी हुकूमत ऐसा एहतजाज हो कि इस्लामाबाद को लॉकडाउन करना हो, वो भी गलत था। एक सूबा चढ़ाई नहीं कर सकता इस्लामाबाद के ऊपर। कोई गलत नहीं था। नहीं, हम कोई, हमारा मुल्क है, हम एहतजाज करने आएंगे। लॉकडाउन क्या होता है? लॉकडाउन कोई भी नहीं था। आप चौधरी निसार से पूछें, हमारे उनसे 2016 में तो लॉकडाउन की कॉल दी थी ना आपके चेयरमैन ने उस वक्त। चौधरी निसार से हमारा उनसे रब्ता था, उनके सलाह मशवरा से हम आए। हमने कोई गोलियां नहीं चलाई। हमारे पर तो हर किस्म का तशद्दुद करने की कोशिश की। हम वहाँ तक जब उधर असेंबली तक पहुँचे तो हम इन कॉन्टेक्ट थे। लेकिन मुझे एक बात है, अभी आपने कहा कि इस पर तो कोई लेकिन नहीं होना चाहिए जब भी फौजी तंसीबात पे हमले हो। ये तो बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख में लेकिन नहीं होना चाहिए। आप याद रखें, लेकिन नहीं होने चाहिए जी। ये फौज पर हमले पर लेकर नहीं हो सकती। तो फिर लेकिन यहाँ पे मेरे सवाल में लेकिन जरूर आएगा। ये बताइएगा कि 20 मई को, 9 मई को ये वाकया हुआ, 20 मई को PTI ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट की गई कि परवेज खटक साहब पार्टी के साथ हैं और वी स्टैंड विद इमरान खान। 9 मई की मजम्मत नहीं थी और आपने उसको रीट्वीट किया। फिर 1 जून को आपने पार्टी नहीं छोड़ी, आपने सिर्फ अपना ओहदा छोड़ा। 10 जून को आपके साहबजादे इसहाक खटक ने ट्वीट किया, 10 जून को, 9 मई के 1 महीने बाद, आई स्टैंड विद इमरान खान, वी स्टैंड विद इमरान खान। आपके अकाउंट से उसको रीट्वीट किया गया। 1 महीने बाद तो आप कह रहे थे 9 मई के वी स्टैंड विद इमरान खान। उस वक्त क्यों आपको फौरन ये रियलाइज नहीं हुआ जब सब मजम्मत कर रहे थे कि 9 मई को जो हुआ है बहुत गलत हुआ है? देखिए, मैंने बिल्कुल, मेरा अगर आप देखें स्टैंड विद इमरान खान इज़ डिफरेंट। लेकिन मैंने मजम्मत की, उसी वक्त मजम्मत की। मैं तो उस दिन, जिस दिन ये काम हुआ, मैं 20 दिन अकेला रहा। मैं सोचता रहा कि हुआ क्या। मैंने सोचा यार ये सियासत, मैं सियासत तो नहीं करता, मैं लड़ाई झगड़ों के लिए सियासत तो नहीं करता, मैं तो जमहूरी आदमी हूँ, मैं तो लोगों की खिदमत के लिए आता हूँ, मैं सूबे की खिदमत की है।
मैं लड़ाई करके सियासत करूँगा और गालियाँ दे के सियासत करूँगा, ये तो मेरे लिए काबिल कबूल है ही नहीं। तो इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि यार ये जो आदमी है ये मुल्क में इंतशार फैलाता है। मुझे काफ़ी समझ से पहले आ गया। मैं आपको क्या मिसाल दूँ, मैंने एक दिन इमरान खान को कहा मैं सच्ची बातें करूँ, कभी कोई चैलेंज करे तो मैं कर दूँ। मैंने इमरान खान को कहा एक दिन कि जी आप 3 दफ़ा मौके आ रहे हैं, अब इलेक्शन क्यों नहीं कराते हैं, इलेक्शन के राज़ी क्यों नहीं आते हैं, और फिर अंधेरा है, रास्ता भी कोई नहीं। मैंने कहा आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। सुने ये अल्फाज उसके हैं। मैंने कहा आपकी ज़िंदगी, कहते ये परवेज़ तुम तो बहुत सादे हो, मैं शहीद हो जाऊँगा, मेरा बहुत बड़ा नाम रह जाएगा, मेरे सारी ज़िंदगी तारीख़ में नाम आ जाएगा, और मैंने तो लोगों के दिमाग में ये अल्फाज हैं, मैंने लोगों के दिमाग में डाल दिया है कि आज़ादी के लिए इस फ़ौज के ख़िलाफ़ लोग निकलेंगे, चाहे मैं ज़िंदा हूँ चाहे मैं मर जाऊँ। इससे बड़ा उसके बाद मैं परेशान हो गया कि ये आदमी तो इस मुल्क में तबाही लाना चाहता है। ये उसके अल्फाज है, कोई डिनाई करे, मैं चैलेंज करता हूँ। मेरे सामने बात की है, मैंने ये बातें कई दोस्तों को भी बताई, उसको भी बताया। मैंने कहा ये आदमी किधर जा रहा है, तो वो तो इस हद तक जा रहा है यार, मुल्क के साथ दुश्मनी करने जा रहा है, फ़ौज के साथ दुश्मनी करने जा रहा है। वो मुल्क वो इस मुल्क में डिक्टेटरशिप लाना चाहता है, वो सदारती निज़ाम चाहता था। ये रियलाइज करने में कि 9 मई को जो हुआ वो इतना गलत था, बाकी सब मुजम्मत कर रहे थे, कंडेम कर रहे थे, कई आपके पार्टी रहनुमा पार्टी छोड़ चुके थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। आप कह रहे हैं मैं अकेला बैठ के सोच रहा था, जबकि अभी आप पूरी मुझे लिस्ट बता रहे हैं कि ये शख्स तो डिक्टेटर था, ये तो सिर्फ चमचागिरी करने वालों को आगे लाता था। ये मेरी मर्जी है जब मैं रियलाइज़ करूँ। आप लोग कौन होते हैं कि मुझे आप सजेशन देते? मेरा अपना फैसला है, मैं घंटे बात करूँ, महीने बात करूँ, जब महीने बात मतलब आप बोले जो मर्जी बोले, मेरी अपनी मर्जी। जब मेरी अपनी मर्जी, मेरी अपनी सियासत, मेरी अपनी मेहनत, मेरी अपनी जदोजहद, जो मैं फैसला करूँगा, कौन होता है कि मुझे क्या तुमने इमरान खान ने भी कोई 6, 7, 8 दिन बाद जाके मुजम्मत की थी 9 मई की, तो उन पर भी सवाल उठ रहे थे कि आपको 7 दिन लग गए। तो अगर आपको 1 महीने बाद भी आप कह रहे थे आई स्टैंड विद इमरान खान, आपका बेटा ये कह रहा था, तो सवाल तो बनेगा ना कि इस चीज की तो फौरी मुजम्मत करनी चाहिए थी, आपको 1 महीना लग गया रियलाइज करने में। आपका सवाल बनते रहे, मैं तो ये सवाल आपके सुनते रहता हूँ। आई डैम केयर। मुझे पता है मैंने अपना फ़ैसला करना है, मैंने अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है, मैंने मर्ज़ी से करना है, किसी के कहने पे नहीं करना। मैं जब रियलाइज़ करूँगा, मैं मौके की तलाश में हूँगा, कि सियासी आदमी मौके की तलाश में होता है कि जब उसने फ़ैसला करे। परवेज़ साहब, मैं भी सवाल ही कर सकता हूँ, जवाब आप दें या ना दें वो आपका इख्तियार है, अवाम को जब्त करने थे उस पर क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इस पॉइंट पे एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज़ खटक। जब पीटीआई के दौरे हुकूमत में बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स को, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप हो, आसिफ जरदारी हो, फरियाद तालपुर और नवाज शरीफ की अपनी फैमिली हो, बहुत सारे पीएमएलएन के लीडर्स को जेलों में डाला गया। और आपने भी रिसेंटली ये बयान दिया कि इमरान खान जनरल बाजवा को कहते थे कि इनको जेल में डालो, बाजवा साहब खुद भी थक गए थे कि कितने लोगों को आप जेल में डलवाएंगे। तो ये तो एक पहलू है ना, क्योंकि उस वक्त इल्ज़ाम बड़ा लगा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके वो ऑपोजिशन के रहनुमाओं को जेल में डाल रहे थे। लेकिन एक और इल्ज़ाम भी ये था कि नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके जो अपनी पार्टी पे केसेस बन रहे थे उनको ख़त्म भी करवाया गया। और उनमें तमाम जो केसेस हैं वो तो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हैं, उस दौर के जब आप चीफ मिनिस्टर थे, जिनका भी आप क्रेडिट ले रहे थे। मालम जब्बा केस हो, हेलीकॉप्टर का केस हो इमरान खान का, वो हेलीकॉप्टर आपका था, BRT का मामला हो, बिलियन ट्री सुनामी हो, ये तो वो केसेस हैं जिस पे इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने नैब पे दबाव डाल के ये केसेस बंद किए। अब आप कह रहे हैं ये सारे मेरे कारनामे थे, बिलियन ट्री सुनामी मेरा था, BRT मेरा था, मालम जब्बा सब मेरे थे, ये क्रेडिट पे ले रहे हैं। लेकिन इन पे तो नैब केसेस थे जो इमरान खान ने दबाव, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने दबाव डाल के बंद करे, तो उन्होंने तो एक तरीके से आपको रेस्क्यू किया इन केसेस में। देखिए, झूठ आप लोग थोड़ा कम झूठ बोला करें ना। इमरान खान ने केस ख़त्म किए, मैंने ख़ुद इमरान खान से बात की कि ये आप लोगों की सिफारिशें कर रहे हैं, गंदे लोगों को ठीक कर रहे हैं। मैंने कभी आपको कहा है कि मेरे केस में मेरी मदद करो? मेरे तो बिलियन ट्री सुनामी में कोई केस ही कोई नहीं। ये मलम जब्बा में केस किसने ख़त्म किया? ये हाई कोर्ट में ख़त्म हुआ है। मतलब वहाँ पर एक गलत इल्ज़ाम था कि ये ज़मीन एडवर्टाइज़ की उसमें टूरिज़म ने, और फॉरेस्ट ने कहा हमारी ज़मीन है। झगड़ा सिर्फ ये था, वो आखिर में साबित हो गया कि टूरिज्म ने सही किया, केस खत्म हो गया। खट्टर साहब, मालम जब्बा केस के हवाले से जावेद इकबाल साहब जो उस वक्त नैब के चेयरमैन थे, उन्होंने जावेद चौधरी साहब को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें ये कहा था उन्होंने कि मालम जब्बा का रेफरेंस जल्द तैयार हो जाएगा, और ये भी कहा था कि जल्द आप परवेज़ खटक को लॉकअप में देखेंगे
बस ये उन्होंने आगे कहा कि उनकी सेहत के हवाले से नैब डर जाती है, क्योंकि अगर उनको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो नैब इस पे बदनाम होगी। तो वो तो रेफरेंस की बात कर रहे थे। जो पेशावर हाई कोर्ट की आप बात करें, पेशावर हाई कोर्ट ने 2020 में यह फैसला दिया था कि नैब हरासा ना करे लेकिन तहकीकात जारी रखे, लेकिन उस वक्त के नैब चेयरमैन ने केस बंद कर दिया, ये कह के कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि केस बंद कर दो। ये 2021 का मामला है। आप चाहें तो मैं आपको भेज दूंगा। नैब को कोई डायरेक्शन नहीं दी। ऐसे हुआ कि नैब को जब केस चल रहा था तो हमने चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा कि स्वात से एग्जैक्ट पोजीशन मंगाएं कि ओनरशिप किसकी। नैब ने ख़त लिखा, मैं हुकूमत में था, नैब ने ख़त लिखा कि कोई कमिश्नर रिपोर्ट नहीं भेजेगा। फिर वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया कि 2 महीने के अंदर आप एग्जैक्ट रिकॉर्ड भेजें। जब रिकॉर्ड आया उसमें सारा साबित हो कि वाली स्वात स्टेट ने ये गिफ्ट की टूरिज़म को, और फॉरेस्ट की ये ज़मीन थी नहीं। फॉरेस्ट ने खाली एक ख़त लिखा था कि ये ज़मीन हमें दे दें, बस। इससे तो नहीं होता, तो कैबिनेट का फ़ैसला होता है। वहाँ पर फ़ैसला आया कि ये गलत फ़ैसला था, कोई फॉरेस्ट उसका ओनरशिप थी नहीं, टूरिज़म के ओनर थे। सारा झगड़ा ये था कि ओनर कौन है। ओनरशिप निकल आई, केस ख़त्म हो गया। हाई कोर्ट ने ख़त्म किया फैसला। कोई नैब, हाई कोर्ट ने जब ख़त्म किया फिर नैब को डायरेक्शन दी कि ये केस नल एंड वॉइड है। और ये दूसरे केसेस बीआरटी वो भी आपके मसला ये का आप लोग स्टडी नहीं मैं आप लोग स्टडी करते नहीं है। सुनी सुनाई नहीं, आप सुनी सुनाई पे बातें करते हैं। मुझे मैं आपको एक एक चीज़ साबित करता हूँ। क्या फैसला था? बाकी जो केसेस थे, बिलियन ट्री सुनामी आपने कहा आपका प्रोजेक्ट है, उस पर भी नैब का केस चला। इमरान खान ने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, कोई केस नहीं है, कोई केस। देखें, बिलियन ट्री सुनामी में कोई केस मेरा नहीं है। देखें, जो बीआरटी है उस पे ना हमारा सूबे का था, वो एशियन बैंक का स्कीम है। एडवर्टीज़मेंट उन्होंने की, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड उन्होंने किए, कंसल्टेंट उनके हैं, पेमेंट वो करते हैं। मेरा सिर्फ काम था उसका प्रोग्रेस देखना। हमारा कहीं भी कोई काम नहीं था। सिर्फ अभी मुझे उसका नोटिस मिला है। मैं उस वक़्त का नोटिस में क्या लिखा, टेक्निकल सवाल कि ये जो रूट है ये क्यों इस तरह। मेरिट कमजोर हो सकती है जो आपके मुताबिक। मैं कह रहा हूँ केस तो बनाए ना नैब ने उस वक्त, और इमरान खान पे उस वक्त की ऑपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि आप अपने केसेस को खत्म करवा रहे हैं नैब को ब्लैकमेल करके। जी नहीं, इमरान खान के दौर में केस शुरू हुआ और अभी तक वो टेक्निकल बातों पे चल रहा है। सही। तो इमरान खान के दौर में मेरे खिलाफ कोई केस उसने ख़त्म नहीं किया। आपने कहा इमरान खान इलेक्शन नहीं चाहते थे। मैं सुनवाना चाहता हूँ, आप ये इल्ज़ाम जब इमरान खान के साथ थे आप ऑपोजिशन पे लगा रहे थे कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, वो नहीं चाहते। जरा सुन लीजिएगा फिर जवाब दीजिएगा इसका। हमारा एजेंडा है कि इस मुल्क में इलेक्शन की जाए। हम इस हुकूमत को कहना चाहते हैं कि आप इलेक्शन से क्यों भागते हैं। इस मुल्क का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान की खातिर एक ही रास्ता है कि इस मुल्क में अमन हो और इलेक्शन हो। ये तो हम पर हमलावर होते हैं, जमान पार्क पे हमला होते हैं, पुलिस आता है, डंडे बरसाते हैं, हमारे वर्कर को जख्मी किया, गिरफ्तार किए। तो ये क्या चाहते हैं? इस मुल्क की अफरा तफरी चाहते हैं। जी परवेज खट्टर साहब, तो 23 मार्च 2023 को तो आप उस वक्त की हुकूमत को कह रहे थे कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी नून लीग। आज आप कहते हैं कि इमरान खान इलेक्शन से भाग रहे थे। दोनों भाग रहे थे। और इमरान खान इसलिए नहीं भाग रहा था कि मैं इलेक्शन हार जाऊंगा, वो इसलिए भाग रहा था कि इस मुल्क में वो इलेक्शन के हक़ में नहीं था। वो इंतशार फैलाना चाहता था, वो इस मुल्क में अवामी ताकत पे कब्ज़ा करना चाहता था, वो इस मुल्क में सदारती निज़ाम चाहता था। मेरे सामने डिस्कशन हुई, मैंने कहा मैं उसको अपोज़ करूँगा, ये तो डिक्टेटरशिप है। वो तो यहाँ पर जब हुकूमत गई तो उसने अपना माइंड ही बना लिया था, हमें इतना ज़्यादा नहीं पता, उसने माइंड बना लिया कि अब अवामी ताकत पे मैंने आना है, फ़ौज को कमज़ोर करना है और मैं सदारती निज़ाम लाऊंगा। जब मैं 1 to 1 खड़ा होगा, मेरा मुकाबला कौन कर सकता है। फ़ैसले तो अल्लाह ने किए जो हुआ। अदरवाइज़ ये जो जिस तरफ ये मुल्क जा रहा था, तबाही की तरफ जा रहा था, अल्लाह ने बचाया, बाकी किसी ने कसर नहीं छोड़ी। और अभी आपने देखा होगा कि साइफर का मामला चल रहा है, साइफर केस का मामला, उसमें जो मंडे को लास्ट हियरिंग हुई थी उसमें इमरान खान ने ये कहा है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा को भी बुलाया जाए विटनेस के तौर पे। आपको लगता है कि बुला के कोई फ़ायदा होगा? इमरान खान शायद ये साबित करना चाहते हैं, और बल्कि उन्होंने साफियों से कहा भी उस दिन कि ये डोनाल्ड लू की साजिश थी। उन्होंने जनरल बाजवा को कहा मेरी हुकूमत गिराए, तरीके से मेरी हुकूमत गिरी। तो आपको लगता है कि अगर विटनेस बॉक्स में आ जाएंगे जनरल बाजवा साहब तो इमरान खान ये साबित कर पाएंगे कि एक साजिश हुई थी उनकी हुकूमत के खिलाफ, इसलिए उन्होंने साइफर को पब्लिक किया? देखिए, मेरे इसके बैकग्राउंड से कोई ताल्लुक़ नहीं, किसने साजिश की, क्या मीटिंग हुई। असली बात और है, हम जब ओथ उठाते हैं एज ए वज़ीर आज़म, एज ए वज़ीर आला, हम
ओत लेते हैं, कसम खाते हैं कि कोई मुल्क का राज हमारे सामने आए तो उसको हम ओपन नहीं करेंगे। जब कसम खाते हैं, उस राज को खोलते हैं, तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। मैं तो उसकी बात करूँ कि ये डेंजरस है। और चीज़ें किसने क्या किया कि उसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन वो तो ये दलील देके बचना चाह रहे हैं ना कि अगर अमेरिका साजिश कर रहा था तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं उस साजिश को बेनकाब करूं, अवाम को बताऊं। तो क्या अमेरिकी साजिश थी आपकी हुकूमत गिराने में? साजिश के ये तो होते रहते हैं। उसने ये कह दिया, एक डोनाल्ड जो भी था वो छोटा सा एडिशनल सेक्रेटरी टाइप था, उसने को ख़त लिखा। साजिश क्या कहाँ थी? साजिश तो तब होती कि अमेरिका इन्वॉल्वमेंट करता। मैं असली बात जो है, जो ज़्यादती हुई है ना, फिर हम ओत क्यों लेते हैं इसका? मैं अगर वज़ीर आला बनता हूँ और कोई सीक्रेट मुझे पता चले, मैं कहूँ ओ मैं तो मुल्क की खातिर किया, लेकिन ओत किधर गया? वो कसम किधर गई? तो जब बंदा ओत की खिलाफ वर्जी करता है, वो कौन सा मुल्क हमदर्द होगा? खट्टर साहब, अभी आप कह रहे हैं कि वो एक जूनियर लेवल के डिप्लोमेट थे, वो कैसे साजिश कर सकते थे, लेकिन आपका मौक़िफ़ पहले कुछ और था। मैं चाहूँगा ज़रा सुन लीजिए, फिर इस पर जवाब दीजिएगा कि आपने 14 अप्रैल 2022 को इस हवाले से क्या कहा था। जब इमरान खान ने अमेरिका को कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, उस दिन से ये किस्सा शुरू हुआ। नवंबर के महीने से अमेरिका में साजिश शुरू हुई और हमारे गद्दार, इस मुल्क के दुश्मन, इस मुल्क के बेचने वाले गद्दारों से मिल गए। तुम अमेरिका के गुलाम बन गए। कैसे? हमारे 20 गद्दार हैं। तो खटक साहब, पहले आपका ये मौक़िफ़ था कि नवंबर से ही अमेरिका ने साजिश शुरू की थी, और बल्कि आप वैसे कहते रहे कि एमएनएस छोड़ के इसलिए गए थे क्योंकि उनको इज्जत नहीं दी जा रही थी, उनके काम नहीं हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप उनको कह रहे थे कि ये गद्दार हैं जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और आपके दुश्मनों को ज्वाइन कर रहे हैं। ये आपका मौक़िफ़ था पहले। देखिए, ये जो हमें फीड किया गया, जो बताया गया, हम उस पर बात करें। मैं चलो वो साजिश थी, जो मर्जी थी, मुल्क के ख़िलाफ़ था, मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता। साजिश कौन कर सकता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़? दुश्मनी करते हैं। लेकिन असली जो बात मेरे पॉइंट पे जाएं कि ये हल्फ की खिलाफ वर्जी है, बस इस पर फैसला होगा और इसी पर होगा। कोई गद्दारी और इस पर कोई अदालत फैसला करेगी हल्फ की वफादारी नहीं की। फैसला तो उस पर होगा, लेकिन आप कोई जूनियर सियासतदान तो नहीं, आप तो एक सीजन सियासतदान है। आप खुद कह रहे हैं मैं तो अपनी काबिलियत की वजह से चीफ मिनिस्टर बना, डिफेंस मिनिस्टर बना। आप कह रहे हैं कि हमें आपको फीड किया जा रहा था, और आप सिर्फ ये नहीं है कि आप इमरान खान साहब से कोई उनसे बहस कर रहे हो कि देखिए ये गलत है। आप तो आके उनके नैरेटिव को पब्लिक में आम कर रहे थे, उनको प्रचार कर रहे थे उनका। आप तो डेफिनेटली जो पार्टी का लीडर होता है वो जो कहता है फिर सारे ही फॉलो करते हैं। अंदरूनी हम आपस में बहस भी करते थे, लेकिन इस तरह आसानी तो नहीं होती कि लीडरशिप के खिलाफ खड़े हो जाओ कि तुम गलत कह रहे हो। हम तो उस वक़्त भी ये बात मैंने कही थी कि जो कुछ है वो है, लेकिन जो हम हल्फ उठाते हैं उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। बाकी साजिशें हों, जो मर्जी हो, कामयाब होती हैं नहीं होती हैं, उस वक्त अगर अमेरिकी साजिश के हवाले से इमरान खान ने गलत बयानी की तो आपने भी उसमें हिस्सा डाला ना फिर अपना? मैंने तो नहीं हो तो उठाया था कि कोई मुझे सीक्रेट तो उसके पास आया था, मेरे पास तो नहीं आया था। मैं अगर चीफ मिनिस्टर होता और मेरे पास ये लेटर आता फिर मैं खिलाफ वर्जी करता। मेरे पास तो नहीं आता। हमें तो जो उसने कहा सबने वही बात आगे चलाई। कई चीज़ें देखिए, ये साइफर के अलावा ये जो 190 मिलियन पाउंड्स हैं, ये भी हमसे उन्होंने पास करा। हमें एक लिफाफा दिखाया गया कि ये सरकार का पैसा है और ये वहाँ पर कॉन्फिस्केट हो चुका है, लॉन्ड्रिंग मनी है और ये पाकिस्तान के ख़जाने में वापस आ रहा है। हम सारे खुश हो गए कि चलो ये 190 मिलियन पाउंड्स आ रहे हैं पाकिस्तान को। हमने एग्री किया। अगले दिन पता चला, ईमानन मुझे अगले दिन पता चला। मैंने अपने कैबिनेट के मिनिस्टर से गिला भी किया, यार मैं अगर तुम नहीं बोल सकते थे मुझे बताते, मैं बोलता कि इसको ओपन करके हमें बताया जाए। तो और फिर वो पैसा लेकर मैं हुकूमत का पैसा उठा के आपके अकाउंट में डाल दूँ, फिर कहूँ कि यार ये कोई मसला नहीं है, उसके अकाउंट से निकाल के इधर डाल दो। जी, ये एक अजीब काम मामला है। लेकिन परवेज़ खटक साहब, अभी आपने 2-3 रोज़ पहले ये बात की है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ना काबीना में इख्तियार था ना घर में इख्तियार था। काबीना के सारे फैसले तो आज़म खान करता था। अब आज़म खान इस केस में विटनेस बन गए और इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर है, जबकि आप कहते हैं कि काबीना के मामलात का इख्तियार ही नहीं था उनके पास। फिर किसको पकड़े? आज़म खान को पकड़े, इमरान खान को पकड़े इस केस में? जिसको मर्जी पकड़ें, वो रिकॉर्ड निकालें जिसने कहा, क्योंकि फ़ैसले तो मैं सच बोलता हूँ कि आज़म खान करता था। काबीना के मिनिस्टर वो लगाता था, वो रिकमेंडेशन सेक्रेटरीज़ वो लगाता था, पंजाब के आईजी चीफ सेक्रेटरी उसके कहने पे लगते थे, केपी के वो लगते थे।
आज़ाद कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के, यहाँ तो एक फेडरल हुक्मरानी थी, यहाँ तो सूबों में के कोई इख्तियार ही नहीं था, सारा कंट्रोल इधर से, इसीलिए तो सारे सूबों में नतीजे ख़राब हो रहे थे। ठीक है परवेज़ साहब, यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करेंगे और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सबरा परवेज़ खटक हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और साबिक वजीर आला परवेज़ खटक। आप कह रहे हैं कि पीटीआई की अब सियासत खत्म हो चुकी है, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी नून लीग को एक मरतबा सियासत कर चुके हैं, उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। फजल रहमान साहब आपके बारे में कह चुके हैं कि आपने अपने लीडर से वफा नहीं की, तो मैं आप पे क्यों एतबार करूँ। तो फिर ज़रा ये बताइए, लोग आप पे क्यों एतबार करें? आप भी तो कभी शेरपाव पार्टी, कभी पीपल्स पार्टी, कभी पीटीआई, कभी पीटीआईपी। अगर लोगों ने किसी नई तरफ देखना है तो आप जैसे एक सियासतदान की तरफ क्यों देखें जो बार बार पार्टी बदलता रहे? किसी नई क़यादत की तरफ देखेंगे फिर वो? देखें, ये आप कैसे कह सकेंगे? तो मुझे, मेरे पर लोग एतमाद है, मैं खिदमत की, मैंने सूबे की खिदमत की है, और ये आप लोग पता नहीं कैसे अजीब अजीब क्यों एतबार करें? भाई आप कौन होते हैं? ये आवाम एतमाद करेगी। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ लोग शामिल हो रहे हैं, एक नई पार्टी। देखिए, पार्टियाँ बदलना कोई जुर्म नहीं है, हमारी अपनी मर्ज़ी है। जब हमें सूट करेगा सियासत में, जितने सियासतदान हैं, जिसको जब जिस वक्त सूट करता है उधर जाता है। हमें कोई ये पाबंदी इस मुल्क में, या तो पाबंदी लगा दो कि पार्टी नहीं बदल सकते, ये हम अपने इलाके अपने सूबे। आप ठीक कह रहे हैं, तो पार्टी बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल तो है ही नहीं। तो यही वजह है, किसी पार्टी के नज़रियात है ही नहीं। किसी पार्टी ने नीचे से ऊपर तक लीडरशिप नहीं ले गए, किसी पार्टी जो है ना इंस्टीट्यूशन नहीं बनी। लेकिन आप खुद नहीं देखे अभी जो इलेक्टेबल्स आपको ज्वाइन कर रहे हैं और आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे अगले इलेक्शंस में, लेकिन कितने प्रोमिनेंट इलेक्टेबल्स ने आपको ज्वाइन किया है? पहले आपने 57 का दावा किया कि 57 पीटीआई के इलेक्टेबल्स हमारे पास आ गए, लॉ मेकर्स आ गए, लेकिन बाद में कई लोगों ने कहा कि हम तो वैसे ही चले गए थे, और अभी भी मेरे ख्याल से कोई एमएनएज और एमपीएस मिला के 10 से 15 की लिस्ट है या इससे ज्यादा आ गए? यही तो मसला है, यही तो मसला है कि आप दफ्तरों में बैठकर, मज़े वाले कमरों में बैठकर लिस्टें दे देते हैं। ना 57 थे उस वक़्त, और जो लिस्ट आई थी वो भी झूठी और गलत थी। मैं अफवाह पर, किसी को पता ही नहीं था कि उस दिन मेरे साथ कौन था। कोई मुझे साबित कर दे, मुझे वो लिस्ट दे दे कि मेरे पास उस दिन कौन था। मेरे पास जितने थे वो मेरे साथ खड़े रहे। 1 2 3 में होता है डिफरेंस आ जाता है, कितने एमपी और एमएलए जो लास्ट इलेक्शन में जीते हैं वो आपके साथ हैं इस वक्त पीटीआई के? मैं आपको क्यों बताऊं, ये तो रिजल्ट बताएगा। मेरे पास मैं खाली पीटीआई के पीछे नहीं था। पीटीआई में तो वो लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनका अपनी हैसियत कोई नहीं, जो छुप रहे हैं, इनको अपना वोट ही कोई नहीं। इनमें से 2-4 के अगर मैं नाम लूँ, इनको क्या इल्ज़ाम ये लग रहा है कि जैसे 5 सूबाई और 2 एमएनए की सीट से नौशहरा में, और आपके हल्के के लोग ये कह रहे हैं कि ये 7 सीटें आप अपने खानदान में बांटने जा रहे हैं। क्या ऐसा ही है, या दूसरे इलेक्टेबल्स भी हैं जो कि उम्मीदवार होंगे एटलीस्ट नौशहरा से? देखिए, मैंने सीटें जीतनी है, मैंने जैसे जीतनी है, जो मेहनत करेगा उसके पास जाएगा, चाहे मैं अपने घर से खड़ा करूं चाहे बाहर से, मैंने सीटें जीतनी। इसका मतलब खबर ये किसी को क्या एतराज़ है मैं किसी को खड़ा करूं? खबर सही निकाली है ना मैंने, इसका मतलब जो भी है, जो देखें मेरे पास और भी बड़े लोग हैं, मेरी अपनी मर्ज़ी है कि वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरे बच्चे को वोट मिलता है, किसी और को नहीं मिलता, वही खड़ा होगा। मैंने तो आजमाया है, ये जो 2-3 भागे मैंने आजमाया है, ये तो मैं इसका कोई किसी की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क में कौन सा खानदान है जो दफ्तर में बैठ के खबरें नौशहरा की निकल आती हैं? परवेज खटक साहब, ऐसा नहीं कि दफ्तर में बैठे हुए तो ग्राउंड की रियलिटीज का हम नहीं पता कर सकते। दफ्तरों में तो बहुत निकल आती हैं, ग्राउंड का आपका सर पैर ही नहीं पता। आप गर्म कमरों में बैठे होते हैं, मजे ले रहे होते हैं, दूसरों के कपड़े उतारते हैं, दूसरों को बेइज्जत करते हैं, नहीं ये हमारा काम नहीं, लड़ाते हैं, बस ये आपका गेम है। हमारा काम सवाल करना है, और जाहिर सी बात है एक पार्टी का जब आप भरपूर तरीके से दिफा करेंगे उसके खिलाफ हो जाएंगे तो सवाल जेन्युइन किस्म से सवाल बनते हैं। लेकिन अब मुझे आखिर में ये बताइएगा, पीटीआई इस वक्त ये कोई सवाल नहीं, हम हमारे फैसले अपने होते, कोई सवाल की जरूरत ही कोई नहीं। सवाल की जरूरत है तभी तो हम दोनों बैठ के यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं ना परवेज खटक साहब। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर इस वक्त पीटीआई कह रही है कि हमें जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 2 हफ्ते में वर्कर्स कन्वेंशन भी हुए, जलसे भी हुए, नौशहरा में भी जलसा हुआ है जुम्मे के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो क्या पीटीआई को की हद तक अब स्पेस दी जा रही है, या क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट वगैरह का दबाव है इसलिए अब ये सारे कन्वेंशन और जलसे कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो देख रहा हूँ आ रहे हैं, खुल के फिर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, मेरे नौशहरा में भी कैंपेन कर रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं। कौन से उन पे पाबंदी है? कौन सा जेल में गया, अगर किसी के पास केस है वो ज़मानत हो जाती है। तो मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ कि किसी के साथ ज़्यादती की जाए। ओपन कैंपेन करें, मुकाबला करेंगे। मैं निकला ही इसलिए, मैं तो इनका फेस दिखाना है लोगों को
कि इमरान खान हकीकत में है क्या, दिखाता क्या और करता क्या। अच्छा, और ये बताइएगा कि इत्तेहाद बनाएंगे किसी से, क्योंकि जैसे मैंने कहा फजल रहमान साहब कह रहे हैं आप पे एतबार नहीं किया जा सकता, नून लीग JUIF से इत्तेहाद बनाने की चाह रही है, आप भी किसी से इत्तेहाद बना सकते हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी आप समझते हैं कि नाकारा है, काम नहीं किया, नून लीग के बारे में यही राय है, या आप सोलो फ्लाइट पे ही जाएंगे? देखिए फजल रहमान के साथ मेरे दूर दूर कोई वास्ता नहीं, ना मैं उस पर एतमाद करता, वो कौन होते हैं कि मेरे एतबार करें। तो मैं इत्तेहाद तो जनरली नहीं कर रहा, सीट टू सीट मैंने अपने जो हल्के अपने मेरे दोस्त हैं वो सबको कहा हुआ है कि अपने लोकली आप करें जिसके साथ हो सकता है, लेकिन मौलाना से नहीं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आला और PTIP के चेयरमैन परवेज़ खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे। तफसीली इंटरव्यू आपने इनका सुना। इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए।